MBA एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछले क्लास में नाउन के काइंड्स पढ़े थे। नाउन के काइंड्स में हमने देखा था 5 प्रकार के नाउन होते हैं, जिसमें पहला जो नाउन था वो था हमारा कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन हमने देखा था, उसके बाद में मटेरियल नाउन, फिर हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सब की हमने डिटेल में चर्चा कर ली थी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वर्ड्स। वर्ड्स में हमने कहा था वर्ड्स जो होते हैं उनको 8 तरह के नाम दिए जाते हैं, और वो भी उनकी कार्य के आधार पर। वो सेंटेंस में जो कार्य कर रहे होते हैं उनके आधार पे हम उनका नामकरण करते हैं। और वर्ड्स को 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसमें से हमने पहला वर्ड्स जो नाउन था उसकी चर्चा कर ली, और निष्कर्ष में हमें ये मिला कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें फैली हैं उनको हम तीन भागों में बांट के देख सकते हैं। एक हो गया पर्सन, दूसरा हो गया प्लेस, तीसरा हो गया थिंग। इन तीनों चीज़ों को यदि मैं किसी भी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ तो उसका नाम होना अति आवश्यक है। तो हमने पढ़ा कि भाई पर्सन, प्लेस या थिंग का जो नाम दिया जाता है वही नाम कहलाता है नाउन। तो हमने नाउन के महत्व को समझा कि भाई किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के, किसी स्थान के बारे में अगर हमें बात करनी है किसी से, तो सामने वाले को एग्जैक्टली पता चले कि मैं उसी वाले प्लेस की बात कर रहा हूँ, इसलिए वो बेहतर रूप में इसे समझ पाए। इसके लिए हमें उस प्लेस को नाम देना पड़ता है। अगर उस व्यक्ति के बारे में बात करें, उस व्यक्ति को नाम देना पड़ता है। तो नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये बताता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, किसके बारे में कोई चीज़ आप बता रहे हो, या कोई जिसके बारे में बात कर रहे हो वो क्या कर रहा है। तो उसका परिचय होने के लिए आवश्यक है कि आप उसका क्या जाने, आप उसका नाम आपको पता हो। तो ये हो गया, हमने नाउन के महत्व को समझा कि भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम अगला वर्ड पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन है अगर हम उस व्यक्ति का, उस वस्तु का या स्थान का, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम ना लेकर के उसे हम किसी दूसरे शब्द से, किसी दूसरे वर्ड से अगर हम उसे प्रदर्शित कर पाएँ, तो वर्ड जो है, जो उस नाउन मतलब उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की जगह प्रयोग हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। ये तो हो गया प्रोनाउन की बात। लेकिन अगर हम प्रोनाउन के काइंड्स को जानेंगे तो काइंड्स में एक प्रोनाउन आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जब हम पढ़ेंगे तो हम पर्सनल प्रोनाउन को देखेंगे, उसे हम 3 पर्सन में बांट करके देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। यहाँ पे हम देखते हैं इसके कई केस होते हैं। केस में जैसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, आप यहाँ देख सकते हैं। हमने एक चार्ट यहाँ ये पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट बना रखा है, जहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये रिफ्लेक्सिव केस है, ये पॉजिटिव केस है, ये एडजेक्टिव वाला केस है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रोनाउन के 4 केस देखिए यहाँ पे हमें अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं केस की बात करने चल रहा हूँ यहाँ पे, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन को हटा करके उसकी स्थान पे प्रयोग किया गया है। तो हमने नाउन में तो ये केस देखा ही नहीं। तो ये वाला जैसे आई या वी या यू हम कह लें, ये जो सब्जेक्टिव केस है, ये किस वाले नाउन को हटाएंगे, या ये ऑब्जेक्टिव वाले केस किस नाउन की जगह पर हम इनको प्रयोग करेंगे। ये जानने से पहले हमें नाउन के केस के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो हम अभी प्रोनाउन को यहाँ पे रोकते हुए हम क्या है, पहले हम नाउन के केस को पढ़ लेते हैं, क्योंकि नाउन का जो केस हटाया जाएगा वही वाला प्रोनाउन का वही केस उस जगह पे लगाया जाएगा। अगर नाउन सब्जेक्टिव केस पे स्थित नाउन को, सेंटेंस में जो सब्जेक्टिव केस पे नाउन है, सब्जेक्टिव केस वाले नाउन को, उस नाउन को नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जाना जाता है। जब उसे हटाया जाएगा तो सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन प्रयोग होगा, और जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो नाउन होगा उसे हटाया जाएगा, तो उसकी जगह पे सब्जेक्टिव वाला ना लग करके ऑब्जेक्टिव वाला लगेगा। जो ये ऑब्जेक्टिव वाले रूप हमने रखे हुए हैं, ये रूप प्रयोग होंगे वहाँ पे। अगर हम पॉजिटिव केस को हटा रहे हैं तो पॉजिटिव केस वाला लगेगा। तो पहले हमें पता तो होना चाहिए ये कौन से केस हैं, उस केस के नाउन दिखते कैसे हैं। तो हम नाउन के केस की बात करते हैं। पहले इसको समझने से पहले तो हम बेहतर रूप में समझ में आएगा।
हम अपनी मदद के लिए हमें ये चीज़ बेहतर में समझ में आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है प्रोनाउन में जब हम इसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप नाउन के केस को जब बढ़िया से समझ जाएंगे तो आप ध्यान देंगे कि कौन सा नाउन आप किस जगह वाला, कौन से केस वाला हटा रहे हैं, उसी के अनुसार वहाँ पे वही केस वाला प्रोनाउन भी लगेगा। चलिए हम बात करते हैं नाउन के केस की। तो जो नाउन का केस है यहाँ पे देखिए, ये नाउन के 4 केस होते हैं। एक होता है नॉमिनेटिव केस, या इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। दूसरा केस हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस एक ही वर्ब के लिए एक से अधिक यानी 2 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। एक ही सेंटेंस में एक वर्ब के लिए 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। 2 ऑब्जेक्ट अगर आ गए, कभी कभी एक ही ऑब्जेक्ट आएगा और कभी कभी 2 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे उसके लिए। अगर 2 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो हमें दोनों को अलग अलग नामों से जानना होगा। एक होगा एक्यूजेटिव केस कहा जाएगा। वैसे ऑब्जेक्टिव केस अगर एक ही आया, यानी ऑब्जेक्टिव केस का एक ही नाउन आया ऑब्जेक्टिव केस की जगह, तब हम उसे अब एक्यूजेटिव केस में कहेंगे। या आप ऑब्जेक्टिव केस कह लीजिए या एक्यूजेटिव केस कह लीजिए। लेकिन अगर एक और आ गया, दो हमारे ऑब्जेक्टिव केस में 2 नाउन आ गए, तो हम एक को एक्यूजेटिव केस में कहेंगे, दूसरे को कहेंगे डेटिव केस में है। तीसरा आएगा ओकेटिव केस। अगर आप किसी नाउन को संबोधित कर रहे हैं तो ऐसे वाला जो नाउन है उसे कहा जाएगा वो सेंटेंस में ओकेटिव केस में प्रयोग किया गया है। अगला होगा हमारा पॉजेसिव केस, या इसे कोजिनेटिव केस कहते हैं। ये सारे केस हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे और ये देखेंगे है क्या। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें, अगर यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस ये लिखा हुआ, सुमन सुमन बॉट अ प्रीटी ड्रेस लास्ट ईयर। अच्छा, पहले हम इन चीज़ों की बात करने से पहले हमें वर्ब के एक रूप की चर्चा करना अति आवश्यक हो जाता है। जब हम वर्ब आएंगे देखेंगे वर्ब होता क्या है, वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। क्योंकि अगर उसकी बात करने लगेंगे यहाँ, तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, नाउन के बारे में, हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे थोड़ा सा। क्योंकि वर्ब एक डिटेल चैप्टर है, तो वर्ब में जब आएंगे उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे तो वहाँ देख लेंगे। जल्दी में हम वर्ब में देख लेते हैं। हालांकि वर्ब के बारे में आप जो भी थोड़ा बहुत जानते होंगे उसमें से हम देख लेते हैं वर्ब क्या है। वर्ब को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, एक को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और दूसरे को कहते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब वो वर्ब है जिसको हम कह लें उसके 3 रूपों में रखते हैं। एक रूप को हम कहते हैं उसका बेसिक फॉर्म होता है, एक बेसिक फॉर्म है। दूसरा उसका क्या है, उसका पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। और तीसरा उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वो हम देखेंगे। यानी 3 रूप में जो वर्ब पाई जाएगी उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब ज़्यादातर क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ में आती है, ये हम जानते हैं। और इसमें से कुछ हेल्पिंग वर्ब है जो इस मेन वर्ब के साथ भी आती है, या कभी कभी वो अकेले आकर के खुद ही मेन वर्ब का कार्य कर जाती है। तो हम हेल्पिंग वर्ब को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को हम कहेंगे एक ऐसी वर्ब है जो जिसके साथ मेन वर्ब का आना अति आवश्यक है, वो हमेशा हेल्पिंग नेचर में होगी, जिसे हम सामान्यतः क्या जानते हैं, मॉडल वर्ब के नाम से जानते हैं। ये मॉडल वर्ब है। जैसे आप जानते हैं कैन, कैन का पास्ट फॉर्म कर लीजिए कुड, मे माइट हो गया, मस्ट हो गया, और नीड हो गया, डेयर हो गया, आपने ये देखा होगा। और विल, वुड, शैल, शुड, ये सारी क्या हैं, ये हमारे मॉडल वर्ब हैं। अगर ये कभी सेंटेंस में आती है, इसके बाद जो है एक मेन वर्ब जरूर आएगी। अब अगला हेल्पिंग वर्ब को दूसरा भाग जो है उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी, यानी प्राइमरी, इसे हम कह लें। अच्छा, हम इसे हेल्पिंग वर्ब को एक मॉडल्स हो गया हमारा, दूसरे को हम कहेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी मतलब सहायक, सहायक वर्ब, ठीक है ना। प्राइमरी यानी मुख्य सहायक वर्ब। तो इसमें 3 रूप होते हैं उसके, एक होता है बी, एक होता है डू, एक होता है हैव। अच्छा, ये हम इस वर्ब के क्या कर रहे हैं, इसके बेसिक फॉर्म को लिख रहे हैं हम। जैसे बी जो वर्ब है ये आपको बहुत ही रेयर दिखेगा, तब दिखेगा जब हम देखेंगे वर्ब में पढ़ेंगे, कुछ सेंटेंस देखें तब आपको दिखेगा। जैसे कि हमने कहा मॉडल वर्ब के बाद जो भी वर्ब आने वाली है वो क्या होनी चाहिए, वो बेस फॉर्म में होनी चाहिए, अपने बेसिक फॉर्म में होनी चाहिए। तो अगर मॉडल वर्ब के बाद आप ये वाली वर्ब रखते हैं तो ये बी ऐसे तब दिखाई देगा ये, ठीक है, इस तरीके से दिखाई देगा। अब ये जैसे ये प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब हैं इनके भी 3 रूप होते हैं, ठीक है, इनके भी आप 3 रूप पाएंगे। पहला वाला जो हमने कहा था, क्या पहला रूप है हमारा, जिसे हम कह रहे हैं बेसिक फॉर्म।
तो बेसिक फॉर्म ये है। दूसरा रूप होता है पास्ट, जो उसका पास्ट फॉर्म होता है। तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, सामान्यतः हम इनको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म से जानते हैं। बी का देखो, बी जो है आपको समानता नहीं दिखाई देता है क्योंकि इसका प्रेजेंट में अलग फॉर्म है। जैसे प्रेजेंट में सिंगुलर के लिए इज लगा लेते हैं हम बी के लिए, और आई के साथ में क्या लगा लेते हैं, आर लगा लेते हैं। और आई को चूंकि इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है इसलिए आर लगा लेते हैं, आई के साथ एम लगा लेते हैं ना, आई एम लगा लेते हैं, और आर जो है प्लूरल के साथ लगा लेते हैं। तो ये बी का प्रेजेंट वाला जो रूप है वो इज एम आर है। इसका पास्ट वाले रूप की हम बात करें तो इसके पास्ट रूप में वाज और वर होते हैं। क्या होते हैं, वाज और वर। ये किसके, बी के पास्ट फॉर्म है। अच्छा, इसका जो है थर्ड फॉर्म, इसका जो हम कह रहे थे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसका नहीं प्रयोग किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसी का बनाया जाता है। ये बी से क्या हो जाता है, बीन हो जाता है। ये बी का यही जो बेसिक फॉर्म है इसी का क्या है, थर्ड फॉर्म बना लेते हैं, बीन। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसी का आप कभी देखते होंगे आईएनजी फॉर्म, बी में आईएनजी जोड़ देंगे, बीइंग देखते होंगे आप। तो ये क्या है, ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है जिसका प्रेजेंट में रूप क्या है, प्रेजेंट में ये रूप है, पास्ट में ये रूप है, और इसका ये जब हम कहते हैं जिरंड वाला फॉर्म उसका ये रूप है। और जो हम कह रहे हैं यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वो बीन होता है इसका। तो हमने बी का देखा। डू का आप देखते होंगे, डू का ये फर्स्ट फॉर्म में यही है, और इसका हम पास्ट फॉर्म बनाए डिड हो जाएगा। और ऐसे ही हमारा जो ये है क्या हो जाएगा, डू का हम देख रहे हैं, डू का हो गया, डू का डिड हो गया, और डन हो गया, डू डिड डन हो गया। ऐसे हमने तीसरा वाला देखा क्या, हैव देखा। हैव का आप फॉर्म देखते होंगे, हैव का प्रेजेंट में दो फॉर्म है, प्लूरल के लिए ये है और सिंगुलर के लिए हैज़ है। लेकिन अगर बेसिक फॉर्म की बात करेंगे, बेसिक फॉर्म यही है हमारा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ एक बी का देख लिया, बी का बेसिक फॉर्म यही है। ऐसे अब हैज़ या हैव इसका क्या है, ये प्रेजेंट के फॉर्म है, और हैड जो है वो क्या है, वो सेकंड का फॉर्म है, और हैड ही इसका थर्ड फॉर्म भी है। तो अब ये ध्यान देंगे। तो ये क्या है, ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद वर्ब में हम बात करेंगे तो मेन वर्ब आप देख ही लिए, मेन वर्ब होगी। तो हमने वर्ब को ये तीन भागों में बांट लिया। अब इसे वर्ब में कुछ और चीज़ें हमें जाननी पड़ती हैं, जहाँ पे हम जानेंगे एक चीज़ यहाँ पे हमें जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ आवश्यकता हमने अच्छा बात की थी यहाँ पे एक और चीज़ की, वर्ब को एक और आधार पे बांट सकते हैं हम, किसके आधार, फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब नहीं, अब हम क्या करें, हाँ यही तुम देखे थे, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब, या नॉन फाइनाइट अब कह लीजिए, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हमने बात की थी कि जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है, सब्जेक्ट के अनुसार जिसका निर्धारण होता है वो होती है फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब में आप किसको किसको रख सकते हैं, मेन वर्ब में भी देखिए, अगर हम लिख रहे हैं वर्क, वर्क एक वर्ब है, मतलब जिसका मतलब कार्य करना। अगर आई लगा रहे हैं तो आप प्रेजेंट इंडिपेंडेंट बनाएंगे, आई वर्क होगा। लेकिन अगर आपने ही लगा दिया, यहाँ पे ही लगा दिया, ही वर्क हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, यानी वर्ब जो वर्क है हमारा, ये कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। अब ऐसे देख लेते हैं हम, यहाँ पे अगर देख लें, हमने एक की थी बात मॉडल वर्ब की, आई कैन, कैन के बाद हमने कहा था एक हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी अगर डू लगा लिया, आई कैन डू, या ही कैन डू। देखिए यहाँ पे इस पे कोई असर पड़ा नहीं, सब्जेक्ट हमने चेंज कर लिया, आई से ही कर लिया, फिर भी नहीं चेंज हुआ, ये वही रहा। तो ये क्या है, ये आप इसको फाइनाइट वर्ब के रूप में ना रखें, क्या नॉन फाइनाइट वर्ब आप इसे कह सकते हैं, जिसका सब्जेक्ट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ऐसी वर्ब क्या कहलाएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये हमने देख लिया। अब हेल्पिंग वर्ब की देखते हैं। अभी हमने कहा हेल्पिंग वर्ब जो हमारी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जिनको हम कह रहे हैं, जिसमें तीन चीज़ें ले रहे हैं, आप इनको याद रखना, डू, एक तो बी, एक डू, एक हैव। तो यहाँ आप देखिए हमने कहा अगर हम लिख दें ही इज लगाएंगे हम। अगर ही लिखें, ही न लगा कर क्या करें, अगर आई ए लगाएं तो आई के साथ एम लगा रहे हैं, देखो दे के साथ क्या लगाएंगे, दे के साथ हम आर लगाएंगे। तो देखिए ये भी क्या है, ये सब्जेक्ट के चेंज होने के अनुसार क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो ये भी क्या है, यानी ये हमारी जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो बी के फॉर्म है वो क्या है, वो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ चेंज हो रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे क्या हो गई, ये भी हमारी हो गई फाइनाइट वर्ब हो गई यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रही है। ऐसे ही अगर हम मेन वर्ब डू का प्रयोग करें, ही हो जाएगा ही डज होगा,
लेकिन अगर हम लगा दें दे के साथ हो जाएगा दे डू हो जाएगा। तो देखिए ये भी चेंज हो रही है, यानी हमारी जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती हैं वो भी क्या होती हैं, वो भी हमारी फाइनाइट वर्ब होती हैं। वो क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब होती हैं। और मेन वर्ब जो होती है वो फाइनाइट वर्ब वो भी होती है। तो हमने दो भाग जो भी बांटे, पहला हमने क्या किया, देखो वर्ब लिया, वर्ब को हमने कितने भागों में बांटा, हमने कहा वर्ब होती है, वर्ब को हमने दो भागों में बांटा, एक को हमने कहा हेल्पिंग वर्ब, एक को हमने कहा मेन वर्ब। तो इसमें से मेन वर्ब सारी क्या है, फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को दो में बांटा, एक हमने कहा मॉडल्स, मॉडल्स जो है ये सारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, ये सारी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। और हमारे जो यहाँ पे हमने कहा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जिनको हमने कहा, इसमें हमने वी लिया, डू लिया, हैव लिया, ये सब क्या है, ये सब भी फाइनाइट वर्ब है। तो ये दोनों क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई, ठीक, फाइनाइट वर्ब। ये तो हमने देखा फाइनाइट वर्ब। अब हमने दो हिस्सा देखा वर्ब का, दो लेख देखा हमने, एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ध्यान रखिएगा आप यहाँ पीछे, फाइनाइट वर्ब और एक हो गई हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम एक आधार पे और डिवीजन करने वाले हैं जिसका हमें यहाँ काम है, बिना उसकी मदद से हम नहीं समझ पाएंगे। एक हो गई फाइनाइट वर्ब, एक हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी। फाइनाइट वर्ब, इसमें से कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनको क्या चाहिए, जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ऑब्जेक्ट की आवश्यकता को आप इस प्रकार से समझ पाएंगे कि यहाँ पे चूंकि ये वर्ब है, वर्ब के माध्यम से एक एक्शन या एक स्टेट का बोध कराया जाता है। स्टेट या हम कह लें एक घटना का बोध कराते हैं हम, ठीक है ना, एक घटना का बोध कराते हैं। किसी वर्ब से हम कोई घटना घटित हो रही है उसका बोध कराते हैं, या कोई क्रिया चल रही है, कोई एक्शन किया जा रहा है उसका बोध कराते हैं। इस आधार पर हम देखेंगे हमारे वर्ब को भी हम दो और तरीके से मान सकते हैं। एक को स्टैटिक वर्ब बोलते हैं, जो स्टैटिक यानी कि जो स्थिर घटनाओं का बोध कराती हैं, और एक होता है हमारा डायनेमिक वर्ब जिसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं, एक्शन वाली वर्ब। तो इस आधार पर आप यहाँ पे देख लीजिए वर्ब, वो जो वर्ब है इसका मतलब वर्ब के माध्यम से कोई एक्शन दर्शाया जाता है या कोई घटना का बोध कराया जाता है। अभी हम एक्शन वाली वर्ब को लेते हैं। एक्शन, जब कोई एक्शन होगा तो उस एक्शन का प्रभाव किस पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, वो क्या कहलाता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जिस पर उसका ऑब्जेक्ट पे मतलब उस घटना का प्रभाव जिस चीज़ पे पड़ेगा या उस घटना का प्रभाव जिस पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है ना, यानी उस, आप ये कह लीजिए उस एक्शन से जो प्रभावित होता है या उस एक्शन का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हम वर्ब को दो भागों में बांटने वाले हैं, यानी फाइनाइट वर्ब को और नॉन फाइनाइट वर्ब को भी हम बांटने वाले हैं। एक जिस पर, अगर जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब एक ऐसा एक्शन होगा जिसका प्रभाव किसी पे पड़ने वाला है, यानी उस किसी ना किसी पर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए, यानी उसके बाद हम कह रहे हैं जिस पर प्रभाव पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी कि उसके बाद एक ऑब्जेक्ट हमें चाहिए ही चाहिए। कहने का मतलब हुआ कुछ वर्ब ऐसी होंगी जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती ही होती है, वो आप यहाँ पे देखेंगे, उनको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। और जी, यानी ये ऐसी वर्ब हो गई, हम कह रहे हैं एक ऐसी वर्ब जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वो क्या कहलाते हैं, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। और एक ऐसी वर्ब जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ऑब्जेक्ट ज़रूरत नहीं होती, वो क्या हो जाएगी, वो इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। अच्छा, आप यहाँ पे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों वर्ब को ले सकते हैं। यहाँ पे एक्शन वर्ब और हमने जो कहा स्टैटिक वर्ब, दोनों वर्ब हो सकती हैं, कोई भी वर्ब। हम इस आधार पे यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट मांगती है, यानी ऐसी वर्ब जिसमें जो भी कुछ हो रहा है उस वर्ब के माध्यम से जो किया जा रहा है उसका प्रभाव किसी पे पड़ना चाहिए। सिंपल शब्द हम कहेंगे ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट मांगती है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो आप देखेंगे अभी हमने वर्ब को बात की थी कि वर्ब को हमने दो रूपों में बांटा था, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार की, एक मॉडल्स, एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। तो अब यहाँ पे कि हम बात करेंगे कौन सी ट्रांजिटिव होगी कौन सी इनट्रांजिटिव होगी। तो यहाँ आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि मेन वर्ब में भी कुछ वर्ब क्या होंगी,
ट्रांजिटिव होंगी और कुछ इनट्रांजिटिव होंगी। कहने का मतलब है कुछ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होगा और कुछ के बाद नहीं चाहिए होगा। यानी मेन वर्ब में भी कुछ वर्ब ट्रांजिटिव होगी और कुछ इनट्रांजिटिव होगी। ऐसे ही प्राइमरी वर्ब में भी क्या होगी, प्राइमरी वर्ब एक्सिलरी वर्ब जो है उसमें कुछ वर्ब क्या हो जाएंगे, कुछ वर्ब हमारी ट्रांजिटिव होंगी, कुछ इनट्रांजिटिव होगी। तो ये हम देखेंगे। तो हमारी बात यहाँ पे खत्म होगी। हमारा काम यहाँ अभी जो हम समझने वाले हैं इसमें हमारा काम यही है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का। जैसे हम कह रहे हैं सुमन ने, अगर देखिए ट्रांजिटिव वर्ब अब देखते हैं हम किस प्रकार से इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत, हमने कहा ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो देखते हैं हम कैसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। मान लीजिए चलिए हमने सुमन उठाया, ये सुमन हो गया, हमने पहला जो एग्जाम्पल है सुमन हो गया। सुमन हमारा क्या है, एक नाउन है, ये सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट बाद हम एक वर्ब ले आएंगे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हमने एक वो बनाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाया। कैसे, क्योंकि वर्ब की हमने सेकंड फॉर्म प्रयोग कर ली। ये बाई का सेकंड फॉर्म है बॉट। तो सुमन बॉट, सुमन बॉट मतलब अब अगर इसका हम अर्थ निकालें, इसका मतलब सुमन ने खरीदा था। देखिए हमारा अर्थ ही पूरा नहीं हो रहा है। ये जो वर्ब है हमारा एक एक्शन वर्ब है और ये मांग रही है कि भाई क्या खरीदा क्या था, वो चीज़ हमें बताने की ज़रूरत हो रही है। तो हम कह रहे हैं सुमन ने खरीदा था, तो इसके बाद हमें चाहिए एक कोई ऐसा चीज़ चाहिए, मतलब हम कह लें एक नाउन चाहिए ही चाहिए कि भाई क्या खरीदा था, वो बताओ क्या खरीदा था। तो एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद पूरी बात को पूरा होने के लिए अपने बाद एक ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रही है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, एक नाउन होगा, ये प्रोनाउन होगा। तो हम देख रहे हैं क्या, अ प्रिटी ड्रेस, क्या खरीदा था उन्होंने, लास्ट में देखिए एक नाउन आया ड्रेस। अगर हम ड्रेस रख लें, सुमन बॉट अ ड्रेस, हमने कहा था सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, तो आ जरूर लगाएंगे अ ड्रेस। हमने यहाँ प्रिटी भी लगा लिया, प्रिटी क्या हो गया, यहाँ एडजेक्टिव हो गया है, क्योंकि नाउन के बारे में बताने के लिए उसके पहले एक वर्ड आ गया जो कि एडजेक्टिव है। तो सुमन बॉट अ ड्रेस, तो देखिए ये जो हमारा ये वर्ब था हमारा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद एक क्या मांगता है, एक ऑब्जेक्ट मांगता है। अगर ये ट्रांजिटिव ना होता तो ऑब्जेक्ट ना मांगता ये, और ऑब्जेक्ट ना मांगता तो हमें ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन लगाने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, यहाँ हम बात कर रहे थे नाउन के केस से हमारी बात चल रही है। नाउन के केस में देखिए ये जो सब्जेक्ट के स्थान पे बैठा हुआ नाउन है, ये सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो इसको हम कहेंगे इस नाउन का केस। नाउन का केस कह रहे हैं हम, ये नाउन के कौन से केस में है, ये है सब्जेक्टिव केस में कह लीजिए, ये सब्जेक्टिव केस का नाउन है, या हम कह लें इसको हम नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। तो नाउन का वो केस यानी वह नाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पर कार्य करता है, सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, वो कहलाता है सब्जेक्टिव केस का नाउन, या हम कह लें नॉमिनेटिव केस का नाउन। अब देखिए हमने आपको ऑब्जेक्ट समझाया कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी वो ऑब्जेक्ट मांगेगी और ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी एक नाउन आएगा। तो ये नाउन क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस में, ये ऑब्जेक्टिव केस वाला नाउन हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। तो यहाँ हमारा एक नाउन जो हुआ, ये ड्रेस जो हुआ, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो नाउन का ये ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर हम अगर प्रोनाउन की बात करें, यहाँ अगर आप सुमन को हटाते हैं तो सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन और कौन सा, और जो फेमिनिन जेंडर को दिखाता है, फेमिनिन जेंडर को दिखाता है। जेंडर में भी हम बात करेंगे, एक होता है क्या, एक होता है मैस्कुलिन जेंडर जो पुरुष को दर्शाता है, और दूसरा फेमिनिन जेंडर होता है जो स्त्रीलिंग को दर्शाता है। एक न्यूट्रल जेंडर होता है जो सबके लिए, मतलब वो किसी भी जेंडर को नहीं दर्शाता, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं नपुंसक लिंग जिसे कहते हैं ना, वो वाला। तो आप यहाँ आ गया सुमन को, हम सुमन के लिए सब्जेक्टिव केस लगेगा सिंगुलर में सी, और यहाँ ड्रेस के लिए लगाना हो तो ड्रेस के लिए न्यूट्रल जेंडर का इट लगेगा। अगर आपको, चूंकि ऑब्जेक्ट जगह है, ऑब्जेक्ट भी इसका इट ही होता है। तो ये चीज़ें हम यहाँ देखेंगे जब हम जाएंगे उसमें प्रोनाउन में। अभी हम बात कर रहे हैं क्या, नाउन का कौन कौन सा केस होता है, जो सब्जेक्ट स्थान सब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट जगह पे है ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस को ही हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं। अगर वो एक ही ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो वो ऑब्जेक्टिव केस एक्यूजेटिव केस कहलाता है। तो ये एक्यूजेटिव केस हो गया। तो हमने देखिए यहाँ पे रिप्लेस करके आपको दिखाया भी था कि अगर आप सुमन को रिप्लेस करना चाहें तो सी से रिप्लेस कर सकते हैं। हम अगले सेंटेंस की बात करते हैं, अगला और सेंटेंस लेके बात करते हैं। अगले सेंटेंस में हमारे यहाँ पे अगले सेंटेंस में हम आते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं यहाँ क्या है, द टीचर टाट हिंदी इन दी क्लास स्टरडे। यहाँ अगर पहले आप नाउन को पहचानने का प्रयास कीजिए। जैसे हम चले देखिए टीचर, टीचर भी एक नाउन है जो कि कौन सा, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है चूँकि टीचर के माध्यम में सारे प्रकार के जो टीचर हैं
उसमें से किसी को भी आप टीचर कह सकते हैं। तो एक समान प्रकार के सेम काइंड के लोगों का एक समझ लीजिए एक समूह है जिसका नाम दिया गया टीचर। तो टीचर हो गया हमारा कॉमन नाउन टीचर। इसके बाद एक वर्ब आई, देखिए ये भी पास्ट इंडिफिनिट का टेंस बन गया जो कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये हो गई द टीचर टॉट हिंदी। अब क्या पढ़ाया उन्होंने? हिंदी। ये भी एक नाउन, ये देखिए एक सब्जेक्ट का नाम है। तो एक नाउन तो यहाँ मिला, एक नाउन यहाँ मिला हमें। अब ये कैसा नाउन है? ये देखिए ये आप इसे ले सकते हैं कैसा, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है। तो आप कैसे कह सकते हैं? इसे प्रॉपर नाउन है। द टीचर टॉट हिंदी इन दी क्लास। देखो इन दी क्लास भी क्या है? एक हमारा कॉमन नाउन है ये, क्लास भी। तो 3 नाउन हमें यहाँ मिले हैं। अब तीनों नाउन की बात करते हैं, ये किस किस केस में है, चलिए हम यहाँ बात करते हैं। जैसे ये टीचर जो है देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे बैठ गया, सब्जेक्टिव केस में है। और ये देखिए ये वर्ब थी जो थे, अगर हम कहें टीचर ने पढ़ाया था तो भाई हम जानना चाहेंगे क्या पढ़ाया था उन्होंने, टीचर ने क्या पढ़ाया था। तो टीचर ने जवाब मिला में हिंदी पढ़ाया था। अच्छा हाँ, एक चीज़ का और हम यहाँ देखेंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि हमने वर्ब से क्वेश्चन किया, जैसे हमें ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कब मिल पा रहा है, अगर हम वर्ब से क्या का क्वेश्चन कर दें। अभी हम क्या क्वेश्चन, जैसे यहाँ है पढ़ाया था, तो हम कह रहे हैं क्या पढ़ाया था, तो क्या आंसर मिल रहा है हमें? हिंदी। तो क्या का जो जवाब मिल रहा है वो हमारा है ऑब्जेक्ट। ऐसे ऊपर देखिए क्या खरीदा था, अगर आप उसमें सब्जेक्ट को भी लेना चाहते हैं तो वो भी मिला लीजिए कि सुमन ने क्या खरीदा था। तो आंसर जो प्राप्त होगा ड्रेस खरीदा था। तो ड्रेस क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे यहाँ पे भी टीचर ने क्या पढ़ाया था? हिंदी पढ़ाया था। तो एक हमने देखा ये हो गया सब्जेक्टिव केस का नाउन, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस का नाउन। अब इस नाउन की बात करते हैं। ये नाउन देखेंगे, इस नाउन के पहले एक प्रीपोजिशन इन लग गया है। देखिए ये वर्ब के बाद आ रहा है, तो वर्ब का क्या है? वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और जो ऑब्जेक्ट में होता है उसे मैंने कहा था उसे ऑब्जेक्टिव केस या आप क्या कहेंगे एक्यूजेटिव केस में है, यानी ये नाउन किस में है? एक्यूजेटिव केस में है। एक्यूजेटिव केस का नाउन है ये, या ऑब्जेक्टिव केस का नाउन आप कह लें, ठीक है। ये वर्ब का एक्यूजेटिव केस है, ये प्रोनाउन का एक्यूजेटिव केस है। क्योंकि हम जब प्रोनाउन पढ़ेंगे प्रोनाउन में भी ये होता है कि प्रोनाउन किसी नाउन के ठीक पहले प्रयोग होता है और उस नाउन का संबंध वाक्य में स्थित अन्य जो वर्ड हैं उनसे जोड़ता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी क्लास, ये क्लास नाम का ये नाउन है, ये नाउन यहाँ क्या है? ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी ये भी एक्यूजेटिव केस में है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर यहाँ रिप्लेस करने की बात की जाए तो देखिए हिंदी को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं, चूँकि ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, तो हिंदी क्या है? हिंदी ना तो मैस्कुलिन जेंडर में ले सकते हैं आप, ना इसे फेमिनिन जेंडर में ले सकते हैं, तो इसे आप न्यूट्रल जेंडर में लेंगे। और न्यूट्रल जेंडर का जो प्रोनाउन होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस में इट होता है। न्यूट्रल जेंडर को दर्शाने के लिए सब्जेक्टिव केस भी इट का इट रहता है, ऑब्जेक्टिव केस भी इट रहता है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव केस इट्स रहता है, और बस ये इसके 3 केस प्रयोग होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव केस इट लगाएंगे, हिंदी को हटा के आप इट प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने ये देखा यहाँ पे कि अभी हमने यहाँ पे बेहतर रूप में समझ लिया क्या, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। अगला केस हम बात करते हैं नाउन के अगले केस की। तो ये एक्यूजेटिव केस में हो गया। अगले सेंटेंस में देखिए क्या है, अगले सेंटेंस में हमारे ऑब्जेक्ट में 2 ऑब्जेक्ट हमें मिलेंगे। देखिए यहाँ द टीचर टॉट द बॉयज हिंदी इन दी क्लास। अब यहाँ आप ध्यान देंगे टीचर ने पढ़ाया था, ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस का नाउन, ये हो गया वर्ब हमारा। टीचर ने पढ़ाया था, अब किसको पढ़ाया था? देखो ये हो गया बॉयज, उन बॉय, एक ये हो गया क्या, ये भी कॉमन नाउन है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। तो देखिए 2 नाउन यहाँ पे प्रयोग हो रहे हैं, 2 नाउन प्रयोग हो रहे हैं। एक नाउन को हम कहेंगे, देखिए अब 2 नाउन दोनों क्या वर्ब के बाद आ रहे हैं, तो दोनों ऑब्जेक्टिव केस में है, या हम कहें दोनों एक्यूजेटिव केस में है। यानी ऑब्जेक्टिव केस में जब 2 नाउन किसी वर्ब के बाद 2 नाउन आ जाएं, ठीक है, 2 नाउन आ जाएं और दोनों मिलकर के अलग अलग चीज़ों को प्रदर्शित कर रहे हों, तो हम कहेंगे इस वर्ब के लिए 2 ऑब्जेक्ट आए हैं। एक ऑब्जेक्ट उसमें से सजीव होता है और दूसरा निर्जीव होता है। सामान्यतः एक लिविंग होगा, एक नॉन लिविंग होगा। जो लिविंग होगा उसे आप कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो उसमें से नॉन लिविंग होगा उसे आप कहेंगे, उसे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे यहाँ पे।
अब ऑब्जेक्ट देखिए, आपको दो प्रकार का ऑब्जेक्ट मिल गए, एक ही वर्ब के लिए दो ऑब्जेक्ट प्रयोग हुए, एक लिविंग है एक नॉन लिविंग। नॉन लिविंग कहलाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लिविंग कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट, अब यहाँ पे अलग अलग नाम इनको दे सकते हैं। जैसे अब जो है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था हमारा, उसके लिए आप वर्ड प्रयोग करेंगे एक्यूजेटिव केस, यानी ये नाउन का कौन सा केस है, एक्यूजेटिव केस। और जो हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट है, यानी जिसे हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उससे आप कहेंगे डेटिव ऑब्जेक्ट, यानी डेटिव केस, यानी ये नाउन के किस केस में, डेटिव केस में। अब इस केस में आप इन दो केस का प्रयोग करेंगे, एक को कहेंगे एक्यूजेटिव केस, यानी अगर हम बात करें यहाँ हिंदी जो है हमारा वो एक्यूजेटिव केस में है, जबकि डेटिव केस में हमारा क्या है, द बॉयज़ है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डेटिव केस में है। और हम यहाँ क्या बात कर सकते हैं, हाँ, यहाँ क्रम का ध्यान दे सकते हैं। अगर कभी किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब के लिए दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो इनका क्रम देखिए, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखा है, इनडायरेक्ट को पहले रखा है। आप इनको क्रम बदल सकते हैं, लेकिन क्रम बदलेंगे तो आप क्या कहेंगे, ठीक है ना, तब आपको हिंदी पहले कर लिया हमने, द बॉयज़ बाद में कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी वर्ब के अनुसार एक जो है प्रीपोजिशन इनके बीच में प्रयोग करना होगा। देखिए हमने पहले क्या है, हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा, डायरेक्ट को बाद में रखा, तब कोई प्रीपोजिशन दोनों के बीच में नहीं लगा। लेकिन आप जो है, ठीक है, अगर आपने क्या किया, अगर आपने डायरेक्ट को पहले कर लिया, इनडायरेक्ट को बाद कर लिया, तो अब यहाँ पे वर्ब के अनुसार, जैसे यहाँ टॉट वर्ब है, ठीक है, टॉट वर्ब के अनुसार आप एक यहाँ पे हर वर्ब कुछ अलग प्रकार के प्रीपोजिशन लेते हैं, जैसे यहाँ टू लगा लिया, यानी अब हो जाएगा द टीचर टॉट हिंदी टू दी बॉयज़। तो आप ये करेंगे ऐसे, तो आपको एक प्रीपोजिशन रखना होगा। इनका क्रम आप बदल सकते हैं, लेकिन आपको अब उन दोनों के बीच में एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला हमारा देखते हैं, ये एक इसमें एक और नाउन है। देखिए कितने नाउन है, एक नाउन ये है, एक नाउन ये हुआ बॉयज़, एक नाउन ये कैसा है, कॉमन नाउन, बॉयज़ भी कॉमन नाउन, हिंदी प्रॉपर नाउन, क्लास अभी हमने कहा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन ये, लेकिन प्रीपोजिशन की बात आ रही है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी ये भी एक्यूजेटिव केस में है, लेकिन प्रीपोजिशन का एक्यूजेटिव केस है ये। यानी नाउन का अगर हम बात करें केस, हम नाउन की बात कर रहे हैं, नाउन का क्या है, ये एक्यूजेटिव केस है। ये दोनों भी क्या है, ये अब इसको कहेंगे कौन सा, हिंदी एक्यूजेटिव केस में है, द बॉयज़ ये डेटिव केस में। वैसे समानता प्रयोग करते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव केस, और आप जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस जानते रहिए, बाकी बहुत डिटेल में जाके आपको उनको डेटिव और क्या एक्यूजेटिव केस कह सकते हैं आप। समानता, और एक चीज़ का बात का ध्यान रखना है, जब एक ही आएगा, अगर आपको उसके बाद एक ही मिल रहा है, यानी कि चाहे सजीव मिले चाहे निर्जीव मिले, एक ही ऑब्जेक्ट मिल रहा है किसी वर्ब के बाद, तब आप उसे एक्यूजेटिव केस में ही कहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अगला हम चलते हैं, अगला हमारा जो केस है, देखिए यहाँ पे अगला केस में है, यहाँ हमने एक और केस की बात की थी, जिसमें था क्या, जिसमें हमने बात किया था कि जिसे हमने कहा था ओकेटिव केस। ओकेटिव केस कब देखो प्रयोग होता है, जब हम जिस एक वाक्य बोलने से पहले ही हम किसी को संबोधित कर दें, किसी को संबोधित कर दें, उसके बाद, यानी किसी का नाम ले लें, उसके बाद हम एक सेंटेंस बोलें। जैसे हम कहें कृष्णा यहाँ आओ, तो हमने क्या किया, कृष्णा को संबोधित कर दिया। वोकेटिव जो होता है, वोकेटिव का हिंदी में आप कह लीजिए ओकेशन, वोकेशन हो जाएगा, ओकेशन यानी जिसे संबोधन, इसका मतलब संबोधित कर दीजिए आप। तब ऐसा नाउन जो किसी को बुलाने, किसी को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाए, तब ऐसा नाउन का केस क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ओकेटिव केस में है वो नाउन। जैसे यहाँ कहा कृष्णा, पहले कृष्णा का नाम लिया गया, यानी कृष्णा को संबोधित किया गया, फिर उसके बारे में बोला गया, कृष्णा आई हैव ऑफ्टन टोल्ड यू, मैंने प्रायः तुम्हें बताया है, यानी आई हैव ऑफ्टन टोल्ड यू, ये मैंने, यानी मैंने तुम्हें प्रायः बताया है, नॉट टू मेक मिसचीफ, यानी गलती न करने के लिए, कि गलती न करने के लिए मैंने तुम्हें हमेशा बताया। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो नाउन है, देखिए एक नाउन ये हो गया, और जब ये ऐसा नाउन प्रयोग होगा तो उसके बाद जो है फिर आगे प्रोनाउन से बात होगी।
या आप यहाँ पे नाउन यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन सामान्यतः प्रोनाउन आपको मिलेगा। अब इस बात पे ध्यान दीजिए, जिसको जो यहाँ संबोधित किया जा रहा है वो वाला नाउन का केस जो है वो एक नाउन है, और वो नाउन का केस कैसा है, वोकेटिव केस। अब देखिए यहाँ एक प्रोनाउन ये लगा है कि यू प्रोनाउन लगा है, और कोई देखिए क्या है, मिसचीफ जो है। अब यहाँ ये क्या है, ये एक नाउन है, ठीक है ना, क्योंकि जो ये जो वर्ब है ये मेक, यहाँ पे देखिए ये हमारे यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब हम कहेंगे, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इनकी बाद में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। जो इन्फिनिटिव केस है, नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव केस है ये, वो है, और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है मिसचीफ। मिसचीफ मतलब आपके लिए गलती या परेशानी या शरारत आप यहाँ कह सकते हैं। तो ये देखिए ये भी एक नाउन है, यहाँ आप देख सकते हैं। अगर अगला हम देखें तो हमने अपने तीन थे वो हमने देख लिए हैं। अगला हम देखते हैं, जैसे ये वोकेटिव केस वाला आपको पहले ही केवल संबोधित नहीं किया जा सकता, बाद में भी संबोधित किया जा सकता है। जैसे देखिए पूरा वो सेंटेंस बोल दिया गया, उसके बाद संबोधन कर दिया कि यू हैव ऑलवेज बीन ट्रू टू मी। अब देखिए क्या है, यू हैव ऑलवेज बीन ट्रू टू मी, यानी तुम हमेशा मेरे साथ क्या रहे हो, सत्य रहे हो, मेरे साथ हमेशा क्या है, सच्चे रहे हो। आप कह सकते हो मेरे साथ हमेशा सच्चे रहे हो, ठीक है ना। माई फ्रेंड, मेरे मित्रों, मेरे मित्र। देखो क्या किया गया यहाँ पे, ये जो फ्रेंड्स है ये संबोधन किया जा रहा है, मेरे मित्रों तुम हमेशा मेरे साथ में क्या है, सच्चे बने रहे हो, सच्चे बने रहे हो। तो अब ये देखिए क्या है, अब यहाँ पे जो बाद में संबोधन किया गया, तो अगर आप कहें ओकेटिव केस, यहाँ पे आप ऐसा भी कह सकते हैं ये भी ओकेटिव केस का नाउन है, ये भी ओकेटिव केस का नाउन है। ये ओकेटिव केस किस जगह प्रयोग हुआ, सब्जेक्टिव केस, यानी पहले सब्जेक्ट वाले आप कह लीजिए सब्जेक्टिव, इसका सब्जेक्टिव प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये पहले शुरुआत में प्रयोग हो गया। ये ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं आप प्रयोग हुआ है, ये आप टेक्निकल रूप में कह सकते हैं भाई, अगर शुरुआत वाक्य की शुरुआत से पहले ही प्रयोग कर दिया गया तो ये आप कहेंगे ये ओकेटिव केस का प्रयोग जो है वो सब्जेक्टिव रूप में हुआ है, और ये ऑब्जेक्टिव रूप में आप कह सकते हैं। जबकि सेंटेंस का सब्जेक्ट आप देखेंगे यहाँ ये है, आई है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, यहाँ पर हमने ओकेटिव केस देख लिया। अब हमारा एक केस बचा हुआ जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हमारा अगला है, जो जेनिटिव केस। जेनिटिव केस से क्या है, संबंध दर्शाया जाता है, इसीलिए हम इसको संबंध कारक कह रहे थे ना। तो ये क्या है, ये संबंध दर्शाता है। जैसे क्या होता है, कभी संबंध या पोजीशन हम कह लेंगे, क्या क्या, ये दो चीज़ें दर्शा सकता है, एक तो रिलेशन, ये आप कह लें पोजीशन, इसीलिए पॉजिटिव केस कह रहे हैं। पोजीशन हो गया, यानी पोजीशन मतलब होता है अधिकार। अगर आपको किसी एक नाउन का दूसरे नाउन पे अधिकार जताना है, अगर आप किसी एक नाउन पर दूसरे नाउन का अधिकार जताना है, नाउन मतलब नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, यानी आप अगर ऐसे कह सकते हैं एक वस्तु पे किसी व्यक्ति का अधिकार जताना है, तो उन दोनों को आप साथ में रखेंगे, और साथ में रख करके एक का दूसरे पर अधिकार जताने के लिए क्या करेंगे, आप ऐसे प्रयोग करेंगे। देखिए सीता, सीता के बाद देखिए एक नाउन हो गया हमारा सीता, यहाँ पे एक हो गया क्लॉथ्स, ये क्लॉथ्स हो गया। तो अब देखिए ये भी एक नाउन है जो एक अलग चीज़ को दर्शा रहा है, ये नाउन एक अलग चीज़ को दर्शा रहा है। दो नाउन एक साथ हम रख नहीं सकते हैं, दो नाउन को एक साथ आपने रखा अगर, तो देखिए क्या है, और ये सब्जेक्ट का स्थान बना रहे हैं, तो आप एक नाउन का दूसरे नाउन पे अधिकार जताने के लिए ये स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। यानी पहले वाले नाउन पे अगर वो सजीव है, लिविंग है, तो आप क्या लगाएंगे, ये अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप यस का प्रयोग करेंगे अगर वो सिंगुलर है तो। अगर ये प्लूरल हो जाए, जैसे हम कहने चाहते हैं बॉयस, बॉय प्लूरल है तो बॉयस, केवल यस के बाद आप अपॉस्ट्रॉफी लगा करके अगला वाला नाउन लिख देंगे, बॉयस स्कूल। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पहले वाले का पोजीशन दूसरे वाले नाउन पे दर्शाएंगे। तो ऐसी जो व्यवस्था होगी वो क्या होगी, वो हमारा होगा पोजेसिव। ये पहला वाला जो नाउन है ये पोजेसिव केस में हम कहेंगे, ये पोजेसिव केस में है, जिस पे अपॉस्ट्रॉफी लगा के यस का प्रयोग कर रहे हैं, ये नाउन का पोजेसिव केस है। तो ये आप बात कर लेंगे, ये पोजेसिव केस वाले नाउन की व्यवस्था है, ये पोजेसिव केस में है। और ये पूरा का पूरा अगर बात करें, देखिए यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट बन जा रहा है, तो अब सब्जेक्ट यहाँ पूरा ये बन रहा है। और यहाँ बात किसकी चल रही है, देखिए इनमें से सीता के क्लॉथ्स की बात चल रही है, ना कि सीता की बात चल रही है। हम कहना चाहते थे सीता के कपड़े की बात करना चाहते थे, वो आर वेरी प्रिटी। तो देखिए अब जो सब्जेक्ट लगेगा इस वाले नाउन के हिसाब से लगेगा, ना कि इसके हिसाब से। यानी कि जब आप एक नाउन से दूसरे नाउन को संबंध दिखाना चाहते हैं और बात दूसरे वाले नाउन की करना चाहते हैं,
तब आप इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रयोग कर सकते हैं। और इसको पॉजेसिव केस का नाउन इसको कहेंगे आप, क्योंकि ये इस पे पोजीशन दर्शा रहा है दूसरे वाले नाउन पे। और बात यहाँ पे पहले वाले नाउन की नहीं, इस सेंटेंस में बात सीता की नहीं चल रही है, सीता के कपड़े की बात चल रही है। अगर आप इसे आप पॉजेसिव केस के एडजेक्टिव से आप इसे रिप्लेस करेंगे, देखिए ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो ये पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव भी यहाँ जेंडर के हिसाब से चलेगा। अगर ये मैस्कुलिन है तो उसके हिसाब से चलेगा, अगर ये फेमिनिन है तो फेमिनिन के हिसाब से चलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगला हम देखते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कैसे यहाँ पे अधिकार जताया जाता है। तो इसे इस वाले नाउन को पॉजेसिव केस का नाउन कहते हैं या जेनेटिव केस का नाउन कहते हैं। अच्छा, जैसे ये देखिए, ये सब्जेक्ट की जगह पर नहीं आ सकता, ये ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में भी आ सकता है। जैसे हम देखते हैं, ये देखिए दूसरे वाले सेंटेंस में हमने यहाँ क्या अधिकार रखा है, दूसरे वाले सेंटेंस में है आई लाइक राजूज डांस। तो देखिए यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में चला गया, चूंकि ये प्रेडिकेट वाले हिस्से में है तो ये वर्ब हो गई हमारी लाइक। लाइक के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारा वो क्या है, राजूस डांस। अब यहाँ डांस के बारे में बात की जा रही है, लेकिन अगर हम डांस लगा देते केवल आई लाइक डांस, तो इससे ना पता चला किसके डांस को। तो ये संबंध बताने के लिए बताना पड़ा कि भाई राजू के डांस को। तो क्या हो गया, आई लाइक राजूस डांस। तो यहाँ पे आपने ये वाला जो केस का ये वाला जो नाउन है ये क्या है, ये पॉजिटिव केस में। तो ये सब्जेक्ट वाले स्थान पे भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट वाले स्थान पे भी आ सकता है। तो जैसे अभी हमने वहाँ का ना वोकेटिव केस का हमने कहा सब्जेक्टिव यूज हुआ है, और यहाँ देखिए प्रेडिकेटिव यूज हुआ है। हाँ, सब्जेक्ट वाले हिस्से में था और प्रेडिकेट वाले हिस्से में, तो वहाँ पे भी आप कहेंगे वोकेटिव केस का वो सब्जेक्टिव यूज था, ये प्रेडिकेटिव यूज है। अगर आप इसे रिप्लेस करेंगे, देखिए जेंडर के हिसाब से राजू की जगह क्या लगाया आपने, पॉजिटिव केस का हिज लगाया यहाँ पे, क्योंकि ये राजू की जगह ही लगता है, ही के हिसाब से हिज लगेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे। और इससे देखिए एक का दूसरे पर अधिकार भी जताया जाता है, ये संबंध बताया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे अपन लिख रहे हैं कि देखिए राम का घर, एक नाउन ये है राम, और इसमें दोनों नाउन अलग अलग चीज़ों का बोध कराना चाहिए। जैसे नाम है, एक है राम एक है हाउस, दोनों को एक साथ रख दिए, तो भाई दो नाउन एक साथ आप नहीं रख सकते ऐसे। दो नाउन अगर आप ऐसे एक साथ में नहीं रख सकते जब तक दोनों अगर अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं तब, या किसी का ऑब्जेक्ट बन रहे हो। ऑब्जेक्ट वाले केस में आप दो नाउन एक साथ में रख सकते हैं, जैसे हमने वहाँ एक एग्जांपल देखा था। तो ये क्या हो गया, राम सा हाउस तब हम बनाएंगे। जैसे मोहनीस बुक, देखिए मोहनी की किताब, रमेश फादर। अब देखिए आप इसे अगर रिप्लेस करें तो जेंडर के हिसाब से राम को आप हिज से रिप्लेस कर सकते हैं, मोहनी सी के हिसाब से हर हो गया, हर बुक हो गया। यहाँ पे आप अब रमेश का हर फादर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। अगला देखिए बॉयज़ हॉस्टल। अब यहाँ पर देखिए प्लूरल है, तो प्लूरल के बाद केवल अपॉस्ट्रॉफी लगा करके आप दूसरा वाला नाउन रख देंगे। वर्कर्स है तो आप केवल अपॉस्ट्रॉफी लगा के दूसरा वाला नाउन रख देंगे। यहाँ बॉयज़ का हॉस्टल की बात की जा रही है, यहाँ वर्कर्स की डिमांड, वर्कर्स की मांग। अगर आप इसकी जगह पे अगर प्रोनाउन प्रयोग करते हो तो देयर का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लूरल है, जो कि दे के हिसाब से चलेंगे। ऐसे ये देखिए कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें यस या यस लगा करके तो प्लूरल नहीं बनता है। यहाँ पे हम ऐसे नाउन की भी बात कर लें, जैसे कुछ नाउन में जैसे हमने कहा कि भाई अगर बॉयस हो, ये स्ट्रक्चर आप बनाएंगे बॉयस के साथ में, तो बॉयस हॉस्टल कर रहे हैं आप। तो देखिए ये प्लूरल था इसलिए आपने अपॉस्ट्रॉफी लगा के छोड़ दिया। लेकिन मेन देखिए, मेन में तो यस लास्ट में लगा नहीं है, लेकिन ये प्लूरल है, तब ऐसे आप यहाँ अपॉस्ट्रॉफी लगा के यस भी लगाएंगे। मेंस पार्लर देखो यहाँ पे हुआ। ऐसे चिल्ड्रन भी प्लूरल है, यहाँ भी आप अपॉस्ट्रॉफी लगा के यस लगाएंगे, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। तो यहाँ पे भी अगर आप इसका वो लगाएंगे, अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे तो दे के हिसाब से चलेगा और देयर होगा। एक चीज़ की यहाँ और हम बात कर लेते हैं रिलेशन दर्शाने की। हमने बात किया ये आप ये वाला स्ट्रक्चर तब प्रयोग करेंगे जब ये सजीव की बात होगी, तो सजीव की जब बात होगी तब ऐसा स्ट्रक्चर आप प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे निर्जीव की बात हो जाए, एक निर्जीव का किसी दूसरी निर्जीव से संबंध बताना हो, यहाँ हम क्या कर रहे थे, एक सजीव का किसी निर्जीव पर या हम सजीव पे कह लें अगर संबंध, जैसे हम कह लें संबंध, ये देखिए ये तो हम पोजीशन दर्शा रहे हैं कि राम का घर, तो आप पोजीशन की बात कर सकते हैं। लेकिन हम कह लें मोहन और उसके बाद उसके फादर रख लें, मोहन फादर, तो ये देखिए यहाँ पे भी हम अब रिलेशन बताएंगे, मोहन्स फादर। इस तरीके से आप रिलेशन बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, सीतास क्लॉथ्स, तो आप यहाँ पे पोजीशन दिखा रहे थे। लेकिन मोहन्स फादर से देखिए ये सजीव है, ये भी सजीव था, ये सजीव वाला स्ट्रक्चर बता रहा है। सजीव वाले में आप अपॉस्ट्रॉफी लगा करके दो चीज़ें दिखा सकते हैं,
एक तो पोजीशन दिखा सकते हैं, एक रिलेशन बता सकते हैं, संबंध जोड़ सकते हैं किसी दूसरे से। तो देखिए मोहन फादर हो गया, यानी जब दोनों नाउन दोनों सजीव को दर्शा रहे हैं तो एक सजीव का दूसरे सजीव से आप कह लें संबंध, रिलेशन बताते हैं। लेकिन अगर एक लिविंग हो एक नॉन लिविंग हो तो आप कहेंगे पोजीशन दर्शा रहे हैं। ऐसा ये अगर ये हम कह रहे हैं कि अगर जैसे यहाँ ये पहला वाला जो है, जैसे मोहन कहा हमने, मोहन अगर मोहन की जगह यहाँ पे कोई नॉन लिविंग होता तो नॉन लिविंग का दूसरे के ऊपर अधिकार थोड़ी जताएंगे, पोजीशन थोड़ी जताएंगे, हम कहेंगे उसका हम संबंध बता रहे हैं। भाई यहाँ नॉन लिविंग हो जाए, उसके बाद यहाँ वाला नाउन लिविंग या नॉन लिविंग रहे, तो हम इससे इसका संबंध जोड़ेंगे ना, तो संबंध रिलेशन बताएंगे। तो ये रिलेशन आप इस तरीके से नहीं बता सकते, एपोस्ट्रॉफी वाले माध्यम से नहीं बता सकते, तब हम उसके लिए अलग स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, तब आप जिस पर अधिकार बताना है, यहाँ पे क्या हो रहा था, जिस पर अधिकार बताना है उसको बाद में रख रहे थे। एग्जाम्पल हम साथ में लेके चलते हैं। जैसे हम कह रहे थे राम का घर, तो अधिकार किसका बताना था, राम का। किस पर बताना था, हाउस पर। तब देखिए जिस पर अधिकार बताया जा रहा था वो बाद में रखा जा रहा था, और जिसका अधिकार बताया जा रहा था वो पहले रखा जा रहा था, और एपोस्ट्रॉफी लगा के यस उसी पर लगाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम रिलेशन, ये तो हुआ क्या, ये तो हुआ पोजीशन की बात। अगर हम रिलेशन की बात कर लें तो ये रिलेशन देखिए, रमेश फादर, रमेश के पिताजी हम कह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जिस पर अधिकार बताया जा रहा है वो भी बाद में रह रहा है, जिसका बताया जा रहा है अधिकार नहीं, यहाँ हम कहेंगे रिलेशन बताया जा रहा है। तो जिस चीज़ पे रिलेशन बताया जा रहा है वो बाद में है, जिसका रिलेशन बताया जा रहा है वो पहले है, एपोस्ट्रॉफी उसी प्रयोग हो रही है। ये स्ट्रक्चर सजीव के लिए है, चूंकि यहाँ देखो ये सजीव ही है। अगर ये नॉन लिविंग हो जाए तो ये वाला स्ट्रक्चर आप प्रयोग नहीं करेंगे। आप स्ट्रक्चर क्या प्रयोग करेंगे, तब हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। हमने कहा जिस पर पोजीशन बताया जा रहा था वो देखिए वो बाद में था, जिस पर अधिकार या जिससे रिलेशन जोड़ रहा जा रहा था वो बाद में था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, उसे पहले रख लेंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि हम कहना चाहते हैं टेबल की टांग, अगर हम कहना चाहते हैं टेबल की टांग, ठीक है ना, टेबल का लेग कहना चाहते हैं हम, तो देखिए किससे संबंध जोड़ रहे हैं, टेबल से। लेकिन किसका बता रहे हैं, संबंध किसका जोड़ रहे हैं, लेग का संबंध टेबल से। तो जिस पर अधिकार, एक प्रकार से कह लीजिए जिस पर अधिकार बता रहे हैं आप वो लेग है, लेग पे किसका अधिकार है, टेबल का। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, आप लेग को पहले रखेंगे, उसके बाद ऑफ लगाएंगे, उसके बाद टेबल लगाएंगे, लेग ऑफ टेबल। लेकिन इन दोनों को आप फिक्स करने के लिए कि भाई वो उसी टेबल की बात चल रही है जिसकी टांग क्या है, टूटी हुई है, तो हमने इसको टेबल को फिक्स कर दिया। हमने कहा था ना डेफिनेट आर्टिकल लगा करके इसको फिक्स कर देते हैं, उसी वाले की बात चल रही है, तो हमने यहाँ पे द लगा के इसे फिक्स कर दिया। और उसी टांग की बात चल रही है, इसको फिक्स करने के लिए द लगा लेंगे। तो ऐसा स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे कि द लेग ऑफ द टेबल। तो इस तरीके के देखो, अब संबंध इस टेबल का अधिकार इस पे कह लीजिए आप दर्शाया जा रहा है पोजीशन, या आप कह लीजिए इस लेग का संबंध जो है इस टेबल से दर्शाया जा रहा है। तो जिस पर अधिकार जताया जा रहा है या जिसका संबंध जोड़ा जा रहा है और जिससे जोड़ा जा रहा है, ये स्ट्रक्चर उलट गया। वहाँ पे पहले क्या था, जिसका संबंध जोड़ा जा रहा था और जिससे जोड़ा जा रहा था वो बाद में था, जिससे जोड़ा जा रहा था वो बाद में था, जिसका जोड़ा जा रहा था वो पहले था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा है, जिसका जोड़ा जा रहा है वो पहले है, जिससे जोड़ा जा रहा है बाद में। ये ध्यान देंगे आप। और ये वाला स्ट्रक्चर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए आप प्रयोग करेंगे। जैसे द बुक्स ऑफ द लाइब्रेरी, देखिए यहाँ ये बुक्स हो गई, किसकी हैं, लाइब्रेरी की हैं। तो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए हम इस तरीके का प्रयोग करेंगे, ये स्ट्रक्चर रिलेशन दर्शाने के लिए। हमें यहाँ पे केस जानना था, हमने जान लिया है। अगले पार्ट में हम देखेंगे प्रोनाउन के केस। अब हम प्रोनाउन एग्जैक्टली हम प्रोनाउन अब पढ़ सकते हैं। कैसे एग्जैक्टली हम प्रोनाउन अब पढ़ पाएंगे कि भाई प्रोनाउन की कौन कौन से हम यहाँ कौन से नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, जिस नाउन को, जिस वाले केस के नाउन को रिप्लेस करेंगे हम वही वाला हमारा क्या होगा, प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा उसी के अनुसार। तब हम वहाँ पे ध्यान से देख पाएंगे। हमने बात की नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस की। सब्जेक्ट के स्थान प्रयोग होने वाला नाउन सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग होने वाला जो मतलब नाउन है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं, या सामान्यतः हम उसे एक्यूजेटिव केस के नाम से जानते हैं। अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तब, अगर दो ऑब्जेक्ट आ गए तो उसमें से लिविंग वाला जो होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और उसे हम डेटिव केस में कहते हैं, और जो हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वो उसको हम एक्यूजेटिव केस में कहते हैं। तो इस तरीके से। और हमने देखा कि भाई वोकेटिव केस जो है वो दो तरीके से प्रयोग हो सकता है। एक सब्जेक्ट वाले पार्ट में आ सकता है सेंटेंस के,
एक ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में जा सकता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट नहीं, प्रेडिकेट वाले पार्ट में जा सकता है। तो वोकेटिव केस संबोधित करता है, किसी का नाम पुकारता है, समझ लो। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये दो, इसका स्ट्रक्चर दो तरीके से हो सकता है। एक सब हम जानते हैं सेंटेंस को दो भाग में तोड़ सकते हैं, एक सब्जेक्ट में, एक प्रेडिकेट में। तो प्रेडिकेट वाले हिस्से में अगर आया तो प्रेडिकेटिव यूज हुआ है उसका, और अगर सब्जेक्ट वाले हिस्से में आया तो उसका सब्जेक्टिव यूज हुआ है, आप ये कह सकते हैं। तो हमने ये देख लिया तीसरे प्रकार। चौथे प्रकार का हमने अभी देख लिया, क्या, पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस का प्रोनाउन। ऐसा हमने यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, हमने बात की अगर प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है कोई, प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आ रहा है तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी उस नाउन का केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। या ऑब्जेक्टिव केस को हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एक्यूजेटिव केस। वो एक्यूजेटिव केस में है वो नाउन, ठीक है ना। और प्रीपोजिशन के बाद भी अगर किसी नाउन को आप रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या है, हम कह रहे हैं ना वो एक्यूजेटिव केस में, नहीं ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन ही उसको हटा करके हम लगाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। तो हमने ये देख लिया केस के बारे में। अगले पार्ट में हम प्रोनाउन को देखेंगे डिटेल में, तो आज यहीं तक रखते हैं।